Hello friends. Now today we will see your question number 19th. ठीक है, चलो तो let us read this question number 19th now. What has been given to us in this question? मैं मेरी बुक में पढ़ता हूँ. ठीक है, a company wants to invest in a machinery that would cost rupees 50,000 at the beginning of the year 1. It is estimated that net cash inflows from operation will be 18,000 per annum for 3 years. If the company opts to service a part of the machine at the end of year 1 at rupees 10,000, in such a case, the scrap value at the end of 3 will be rupees 12,500. However, if the company decided not to service the part, then it will have to replace at the end of year 2 at rupees 15,400. But in this case, the machine will work for the 4th year also and get operational cash inflow of 18,000 for the 4th year. It will have to be scrapped at the end of year 4 and at rupees 9,000. Assuming cost of capital at 10% and ignoring taxes. जब क्वेश्चन में बता दें इग्नोर टैक्सेस तो ऑलवेज ये ध्यान रखना डेप्रिसिएशन का कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. एनपीबीडीटी निकाल दिया बस वही आपका सीआई बन जाएगा. Ignoring taxes, will you recommend the purchase of this machine based on the net present value of its cash flows? If the supplier gives a discount of 5,000 for purchase, what would be your decision? This present value factor at the end of year 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 are respectively 1.9091, 8264. ये सब आपको गिवन है. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9. अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, हमें बोल क्या रहा है. अब जो हमें क्वेश्चंस करने हैं ना, 19th हुआ, 16th हुआ, 17th हुआ, जो अब हम करने वाले हैं ये 3 और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन हो 19, 16 और 17 आपके ना अब मशीन के ऊपर बेस्ड होंगे. क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि हम एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करें नहीं करें, तो ये भी तो एक तरीके से हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही हुआ. तो इन क्वेश्चंस में हम वो वाली बात देखेंगे. तो अभी अब एग्जिस्टिंग, अभी इस वाले क्वेश्चन को अगर वापस से पढ़े हम तो ये दे रखा है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1. ठीक है ना. इफ इट इज एस्टिमेटेड द नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 18,000 पर एनम फॉर 3 इयर्स इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस अ पार्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट रुपीज 10,000. ठीक है ना. तो ये बोल रहा है कि 3 साल तक रह सकती है ये मशीन. 18,000 आपको हर साल देने वाली है अगर आपने इसका एक पार्ट सर्विस करवा लिया ईयर एंड 1 पर ही 10,000 रुपए पर. इसकी कॉस्ट है 50,000 रुपए की. और आगे बोला है और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी इसकी 12,500 मिल जाएगी. हाउएवर द कंपनी डिसाइड नॉट टू सर्विस अ पार्ट देन इट विल हैव टू रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईयर 2 एट रुपीज 15,400. अब ये नेक्स्ट केस हो गया आपका कि या तो आप उसको सर्विस करा लो ईयर 1 में, या आप सर्विस नहीं करवाओ तो आप उसको ईयर 2 में रिप्लेस करो. 15,400 की कॉस्ट लगेगी आपकी. बट इन दैट केस द मशीन विल वर्क फॉर द 4th ईयर ऑल्सो. इसकी वजह से 4th ईयर भी वो वर्क कर जाएगी और आपको वो ऑपरेशनल कैश इनफ्लो 18,000 फॉर द 4th ईयर भी देगी. ऐसे भी पर एनम 18,000 मिल रहा था और 4th ईयर में भी 18,000, मतलब 4 साल के लिए 18,000 आ जाएगा. और उसका स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर विल बी 9,000. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे रखा है. आप क्वेश्चन में बोला है कि अब आप एनपीवी के थ्रू बताओ कब करना चाहिए. 1 साल बाद उसको रिपेयर करवाएं या 2 साल बाद उसको रिप्लेस कर ले. दैट इज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू अस इन दिस क्वेश्चन नंबर 19. अब इसको सॉल्व करेंगे हम. तो पहले हम रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन लेंगे. उसमें सबसे पहले पीवी ऑफ सीओ लोगे आप. पीवी ऑफ सीओ कितना आ जाएगा, तो आई बिलीव पहले 50,000 की तो कॉस्ट है तो 50,000 इंटू 1 तो आ ही जाएगा. उसके बाद और क्या लग रहा है उसमें, तो आई बिलीव उसमें 10,000 रुपए का रिपेयर्स लगेगा. कब लगेगा वो, ईयर एंड 1 पर लगेगा. तो 10,000 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.909 से. ये भी आउटफ्लो ही आ गया. तो इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास पूरा पीवी ऑफ सीओ आ जाएगा. ये दो ही आउटफ्लो हो गए. अब हम इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो हमें हर साल कितने मिलने वाला है, 18,000 रुपए. कितने साल के लिए, 3 साल के लिए. तो 18,000 इंटू पीवीएफ ऑफ 3 ईयर्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हर साल का सीआई सेम आ रहा है. तो हम वो 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पीवीएफ से. और ये पीवीएफ आपको दे रखा है यहाँ पर 1, 2, 3, ये तीनों को आप ऐड कर दोगे. ये तीनों को ऐड करोगे पीवीएफ बन जाएगा 3 साल का. 18,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सीआई आया है. इसमें साथ में और क्या जोड़ना है, स्क्रैप वैल्यू जोड़ना है 3 ईयर के एंड वाली.
तो 3 ईयर के एंड में 12,500 मिल जाएंगे और 0.7513 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका पीवी ऑफ सीआई आ गया, रिप्लेसमेंट वाला भी। अब आप एनपीवी निकाल दोगे तो पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ कर देना, तो आपके पास एनपीवी आ जाएगा रिप्लेसमेंट डिसीजन का। इसके बाद आई बिलीव हमको क्वेश्चन में बोला है कि अगर सप्लायर हमें 5,000 का डिस्काउंट दे देगा परचेज पर, तब क्या होगा आपका डिसीजन। तो आई बिलीव जितना भी अभी एनपीवी आ रहा है उसमें आप 5,000 रुपए और जोड़ देना, तो आपका पूरा अमाउंट आ गया, क्योंकि 5,000 रुपए आपको मिलने वाले थे सप्लायर से और कम, मतलब सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा था तो पैसे और मिल गए हमें, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये रिप्लेसमेंट वाला हो गया, रिपेयर वाला हो गया। अब आप इसी क्वेश्चन को रिप्लेसमेंट वाले को देखोगे तो उसमें क्या करना है आपको, पहले 50,000 की तो कॉस्ट लगी थी, फिर आपकी एक और कॉस्ट कितनी लगेगी, 15,400 की लगेगी, मगर वो कब लगेगी, ईयर एंड 2 पर लगेगी। तो ईयर एंड 2 का जो 0.8264 है उससे मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद क्या करोगे आप, फिर उसके बाद आप वापस से आपको इनफ्लो पे जाना है, तो 18,000 का इनफ्लो 4 साल के लिए मिलेगा, तो आप 1 2 3 4 ये 4 साल के इनफ्लो को आप उसमें से मल्टीप्लाई भी कर देना 18,000 को। उसके बाद आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 9,000, जिसको आप 0.6209 से भी आप मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका पीवी ऑफ सीआई रिप्लेसमेंट का ही बन गया। फिर इसका भी आप एनपीवी निकाल देना, मगर ये 4 साल का है, वो 3 साल का ही है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो वैसे एनपीवी से भी पता पड़ जाएगा, और चाहो तो आप इक्वलाइज्ड कॉस्ट निकालोगे। वो कैसे निकालेंगे, जितना भी आपका एनपीवी आया है, इक्वलाइज्ड गेन बोल लो आप, एनपीवी आया है उसको डिवाइड कर देना आप पीवीएएफ से, तो आपके पास एनुअलाइज्ड गेन या कॉस्ट आ जाएगी, और उसको आप कंपेयर कर लेना। 5,000 का डिस्काउंट इसमें ही मिलेगा, तो वही 5,000 का इसमें और ऐड कर देना प्रॉफिट। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ये पूछा है कि आपको मशीन को इसमें रिकमेंड करोगे क्या परचेज करना, तो वो आप एनपीवी देख लेना, पॉजिटिव आएगा तो परचेज कर लेंगे। आंसर दिखाया तो मैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो देखो क्या बताया अब इसमें बताया पहले इवैल्यूएशन, ऑप्शन 1 सर्विस अ पार्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1, ये बता दिया ना, सर्विस अ पार्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। अब हम इसको देखते हैं, कैपिटल कॉस्ट तो पूरी आ गई 50,000, फिर सर्विस कॉस्ट 10,000 की जो लगी 1 साल के बाद में लगी, इसलिए इससे मल्टीप्लाई करें, पीवी ऑफ सीओ आया। पीवी ऑफ सीओ निकालने के लिए 18,000 आपको मिल रहे 3 साल के लिए, तो 10% का पीवीएफ निकाला, ये पीवी ऑफ सीआई आ गया। सैलवेज भी निकाल दिया 12,500 का इंटू दिस करके, तो ये भी आ गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे और इसको लेस कर दोगे आप पीवी ऑफ सीओ को, तो एनपीवी आ जाएगा, ये रहा पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ एट सीओसी, तो ये निकाल दिया आपने, माइनस करा, एनपीवी आपका नेगेटिव आ गया। एट द इफ द सप्लायर गिव द डिस्काउंट ऑफ 5,000, तो ये नेगेटिव है, इसमें 5,000 ऐड कर दिया क्योंकि हमें सप्लायर डिस्काउंट दे देगा, तो हमें 62 का एनपीवी आ रहा है। अब अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो एट द एंड ऑफ ईयर 2 ओनली, तो आपका देखो क्या आया, कैपिटल कॉस्ट तो लगी गई, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट और लग गई, दोनों को ऐड करा, फिर आपको ये मिल रहा है 4 साल के लिए, तो ये आ गया। सैलवेज भी मिल रहा है आपको, तो सैलवेज भी निकाल दिया, एनपीवी भी निकाल दिया, और सप्लायर ने डिस्काउंट दिया, तो ये भी आ गया आंसर। वैसे तो क्वेश्चन में ये पूछा है विल यू रिकमेंड, तो अगर आपसे पूछा रिकमेंडेशन, तो आई बिलीव हम क्या करेंगे, एनुअलाइज्ड गेन या कॉस्ट निकाल लेना आप इसकी। वैसे तो इसका नेगेटिव में आ रहा था, इसका पॉजिटिव में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें रिप्लेस ही करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट। ठीक है ना, तो बस आपका आंसर आ जाएगा, यस वी हैव टू रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ ईयर 2, वी हैव टू डू द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट मशीन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। आई बिलीव एकदम सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 16 भी बेटा इसी पर बेस्ड है, हमको उसमें भी बस यही चेक करना है कि हमें मशीन खरीदनी है या एग्जिस्टिंग मशीन को ही चलाना है। तो लेट अस सी नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 17 आफ्टर दिस। अब हम 17 देखते हैं पहले, चलो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 17। WX Limited, ये रहा क्वेश्चन है, WX Limited has a machine which has been in operation for 3 years. Its remaining estimated useful life is 8 years with no salvage value in the end. ठीक है, machine which has been in operation for 3 years, the remaining estimated useful life is 8 years with no salvage value at the end. ठीक है, its current market value is 2 lakhs.
द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू मॉडल ऑफ मशीन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन. द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज. एग्जिस्टिंग मशीन गिवन है और न्यू मशीन गिवन है. कॉस्ट ऑफ द मशीन 330 और न्यू मशीन 10 लाख. एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 11 साल और उसकी 8 साल. सैल्वेज वैल्यू इसमें नील है और उसमें सैल्वेज वैल्यू 40,000 है. एनुअल आउटपुट ये 30,000 यूनिट देती है, वो 75,000 यूनिट देगी. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 ही आएगा. एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स इसमें 3,000, उसमें भी 3,000. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 44. लेबर कॉस्ट पर आवर 40-70 और इनडायरेक्ट कॉस्ट पर एनम कैश कॉस्ट चाहिए. इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम 50,000 और 65,000. ये सब आपको गिवन है ना, 50,000 और 65,000. इसके बाद और क्या गिवन है? द कंपनी फॉलोज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ये सबसे अच्छी बात होगी हमारे लिए. द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%. जब भी टैक्स रेट आ जाएगा तो सीआई निकालने के लिए पहले डेप्रिसिएशन लेस करो, फिर टैक्स लेस करो, फिर जो भी एनपीएटी आता है उसमें वापस से डेप्रिसिएशन ऐड कर दो. एंड WX लिमिटेड डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट if it yield less than 12%. तो ये 12% हमारे लिए कट ऑफ रेट हो गई कि भाई इसमें बोला है कि वो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करेगा अगर 12% से कम रिटर्न आया तो 12% इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 at 12% रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर 8 years इज 4.968. ये आपको पीवीएफ भी दे दिया क्वेश्चन में. फिर इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स. क्वेश्चन में खुद स्पेसिफाई कर दिया कि आपको कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करना है. एडवाइज WX लिमिटेड वेदर द एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट. तो एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करें या नहीं करें, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया. तो आई बिलीव अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले क्या लेते हैं, हर बार क्वेश्चन में एक ही बात है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट. अब इस बार दोनों में चीजें सेम है तो आप कॉलमनर फॉर्मेट में ही बना देना, एग्जिस्टिंग मशीन और न्यू मशीन, 2 कॉलम बना करके फिर आप इसको सॉल्व करना. अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीवी ऑफ सीओ लेंगे. तो देखो ये बोल रहा है कि मशीन हैज बीन ऑपरेशन फॉर 3 years, द रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 8 years. तो ये तो एग्जिस्टिंग मशीन ही है, ये 3,30,000 की कॉस्ट की, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वो तो 3 साल पहले लग चुके हैं, हम तो 3 साल बाद आ चुके हैं. तो अब हमें एनालिसिस करना है कि अब हम इसको रिप्लेस करें या नहीं करें. दैट इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड टू अस, राइट. तो ये जो कॉस्ट ऑफ द मशीन हमें गिवन है वो हमारे लिए इररिलेवेंट है, बट उसमें से हमारे लिए रेलेवेंस क्या आएगा. तो आई बिलीव 330 की कॉस्ट की मशीन है, 330 की मशीन की कॉस्ट है, 11 साल की लाइफ है और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बोला है तो हर साल 33,000 का डेप्रिसिएशन आएगा. पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. फिर उसमें बोल दिया कैपिटल गेन टैक्स को आप अवॉइड करो, तो इसका मतलब उससे भी हमें कोई मतलब नहीं कि बुक वैल्यू कितनी है. बट अगर मैंने बोला पीवी ऑफ सीओ आपका कितना लगेगा, तो एग्जिस्टिंग मशीन में तो कुछ भी नहीं लगेगा यार, अभी थोड़ी पैसे देने हमको. हम हमेशा कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो देखते हैं, जेब से पैसा कितना जा रहा है वही देखेंगे. तो अभी तो हमारे जेब से कोई पैसा जाएगा ही नहीं एग्जिस्टिंग मशीन में, तो और 3 साल उसको हो भी चुके हैं. तो इसका मतलब जब इसके कॉलम में पीवी ऑफ सीओ लेंगे तो वो तो 0 आएगा. बट न्यू मशीन कितने की पड़ रही है आपको, 10 लाख की. बट बेटा अगर आप 10 लाख की नई मशीन खरीदोगे तो इस मशीन को, एग्जिस्टिंग मशीन को बेचेंगे 2 लाख में, तो इसका मतलब हमारी जेब से तो 8 लाख रुपए जाएंगे. हाँ, तो पहला पॉइंट तो ये समझना है कि न्यू मशीन में पीवी ऑफ सीओ विल बी 8 लाख और एग्जिस्टिंग मशीन में पीवी ऑफ सीओ विल बी 0. यहां तक बात समझ में आ गई. इसकी सैल्वेज वैल्यू भी है, वो तो हम इनफ्लो में लेने वाले बाद में, है ना. अब उसका डेप्रिसिएशन बाद में निकालेंगे. इसके बाद सैल्वेज वैल्यू नील और ये तो हो गया. तो पीवी ऑफ सीओ तो हमारा निकाल दिया हमने, फर्स्ट वाले का 0 और दूसरे वाले का हमने निकाल दिया 8 लाख रुपए. आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है. वर्किंग कैपिटल कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में तो वो तो आएगा ही नहीं पीवी ऑफ सीओ में, ठीक है ना. अब हम पीवी ऑफ सीआई की बात करते हैं. तो एनुअल आउटपुट बताते हैं 30,000 और 75,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से और 15 से, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई, मतलब टोटल सेल्स आ गया, और इसमें भी आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगा. फिर उसमें से आप माइनस करोगे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 4 × 30,000 और 4 × 75,000, ये माइनस कर दोगे आप मटेरियल कॉस्ट को. फिर आप लेबर कॉस्ट को माइनस करोगे 40 × 3,000 और 70 × 3,000, ये आप लेबर कॉस्ट को माइनस कर दोगे. इसमें से ये रुपीज हटा देना, जो ये 3,000 है ना, ये आवर्स होंगे, रुपीज गलती से लगा रखा है इसमें. उसके बाद मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दिया, लेबर कॉस्ट
40 इंटू 3000 और 70 इंटू 3000 करके माइनस कर दोगे लेबर कॉस्ट भी, और ये इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट बोल रहा है, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, डेप्रिसिएशन अलग से लगाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम जो दे रखे टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे हम इसको भी, और इसके बाद आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। तो पहली वाली जो मशीन है उसका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस के हिसाब से तो 330 माइनस 0 डिवाइड बाय 11, तो 33 लाख 30 था ना, तो डिवाइड बाय 11 करोगे तो 30,000 का आ गया। और जब यही वाली बात हम दूसरे वाले मशीन के लिए करेंगे, सेकेंड न्यू मशीन के लिए, तो उसमें हम 10 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, तो उससे उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 10 लाख मतलब 9,60,000 डिवाइड बाय 8 साल करोगे तो आई थिंक 1,20,000 आ जाएगा। तो ये उसका भी डेप्रिसिएशन हो गया, वो भी माइनस कर दोगे साथ में आप, वो माइनस करोगे तो एनपीबीटी बन गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से जो ये टैक्स दे रखा है आपको 30% का, वो माइनस कर देना, तो वो एनपीएटी आ जाएगा। उस एनपीएटी में वापस एड बैक डेप्रिसिएशन कर देना 30,000 और 1,20,000 का, तो वो आपका सीआई बन जाएगा। उस सीआई को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4.968 से, हाँ 4.968 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर साथ में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है, इसी में एक सैल्वेज और लेना है न्यू वाली मशीन का, एग्जिस्टिंग का तो नील था, मगर न्यू वाली मशीन का 40,000 के सैल्वेज को भी लास्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.404 से भी मल्टीप्लाई कर देना, वो भी पीवी ऑफ सीआई में न्यू मशीन में और ऐड कर देना। वर्किंग कैपिटल कुछ है नहीं तो वो डैश कर देना। तो ऐसे करके आपका पीवी ऑफ सीआई आ गया, पीवी ऑफ सीओ था ही आपके पास, फिर आप एनपीवी निकाल लेना। अब आपका अगर पहली वाली एग्जिस्टिंग मशीन का एनपीवी ज्यादा आता है तो हमें रिप्लेस नहीं करना चाहिए, बट अगर न्यू मशीन का एनपीवी ज्यादा आ जाएगा, इससे एग्जिस्टिंग से न्यू वाली मशीन का ज्यादा आ जाएगा, तो आपको वो रिप्लेस कर देना चाहिए। इंक्रीमेंटल देख लोगे ना आप दोनों को कंपेयर करके, दैट्स इट, बस दैट विल बी योर आंसर। आई बिलीव हो गया हमारा क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं हम। देखो इसने क्या करा है, सबसे पहले जब इवैल्यूएशन ऑफ मशीन करो तो पीवी ऑफ सीओ में एग्जिस्टिंग में तो नील, और एग्जिस्टिंग की मशीन को माइनस नहीं करा तो पीवी ऑफ सीओ फर्स्ट एग्जिस्टिंग में तो नील, बट न्यू वाली में देखा तो 10 लाख में 2 लाख गया, 8 लाख जो मैंने आपको समझाया। अब पीवी ऑफ सीआई की बात कर लो आप, पहले इसने वही करा है, आउटपुट इंटू सेलिंग प्राइस करके सेल्स आया, 30,000 इंटू 15, 75,000 इंटू 15, ये सेल्स आ गया। फिर मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दिया इंटू 4 करके, और लेबर कॉस्ट माइनस कर दिया आवर्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट जो दे रखा था क्वेश्चन में। ऐसे ही आपकी इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट को माइनस कर दिया तो एनपीबीडीटी आ गया। फिर डेप्रिसिएशन निकाला तो पहले का तो 30,000 और दूसरे का 1,20,000, यही मैंने आपको बताया। ये माइनस करते एनपीएटी आया, टैक्स माइनस करा तो एनपीएटी में प्लस कर दिया आपने डेप्रिसिएशन, तो एनुअल सीआई आ गया, पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो पीवी ऑफ सीआई आया, मगर ये निकालते टाइम सैल्वेज को भूलना नहीं है, तो 15,000 इंटू जो भी था उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये भी आ गया। ये आपके पास टोटल पीवी ऑफ सीआई बन गया। इसमें से आप क्या कर रहे हो, पीवी ऑफ वो तो है ही नहीं, तो पीवी ऑफ सीआई में से आई बिलीव ये पीवी ऑफ सीआई जो आया इसमें से पीवी ऑफ सीओ माइनस करा तो एनपीवी आ गया। अब ये एनपीवी ज्यादा है तो आपने इंक्रीमेंटल एनपीवी निकाल लिया, और इंक्रीमेंटल एनपीवी अगर आ रहा है आपके पास पॉजिटिव में तो यू शुड रिप्लेस, और अगर पॉजिटिव में नहीं आता तो वी शुड नॉट रिप्लेस। ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। फिर 2 नोट्स बता दिए, इसमें नोट नंबर 1 एक ही नोट बताया, 3,30,000 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन हैज बीन इग्नोर्ड। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी अभी बुक वैल्यू कितनी है वो तो हमें कोई मतलब ही नहीं ना, पैसे थोड़ी जा रहे हैं उसमें हमारे, तो चाहे कैश आउटफ्लो बोलो चाहे कैश इनफ्लो, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कैश, तो जितना कैश जाएगा या जितना कैश आएगा सिर्फ हमें उससे मतलब होता है। ये एनपीवी मेथड की बात है कि कैश से रेलेवेंस है और किसी बात से नहीं। चलो, तो दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 17। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 16 पर। ओके, सो लेट अस सी योर दिस क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। रीड करो आप भी, मैं भी रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। MNP Limited is thinking of replacing its existing machine by a new machine which would cost rupees 60 lakhs. ठीक है, the company's current production is 80,000 units and is expected to increase to to 1 lakh units if the new machine is bought.
द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड एट ₹200 per unit. The following is the cost of producing 1 unit of product using both the existing and the new machine. Okay. यूनिट कॉस्ट भी आपको गिवन है, एग्जिस्टिंग मशीन 80,000 यूनिट्स का और न्यू मशीन 1 लाख यूनिट्स का। मटेरियल का कॉस्ट है, वेजेस का कॉस्ट है, ठीक है ना, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ये रहा, मटेरियल कॉस्ट है, वेजेस कॉस्ट है, सुपरविजन है, रिपेयर्स और मेंटेनेंस है, पावर एंड फ्यूल है, डेप्रिसिएशन है, एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स है, ठीक है, और डिफरेंस भी दे रखा है आपको यूनिट कॉस्ट में, इसमें और इसमें, ठीक है। द एग्जिस्टिंग मशीन हैज एन अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख, ठीक है, उसकी अभी आज की बुक वैल्यू 1 लाख रुपए, एंड इट हैज बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, और टैक्स पर्पस के हिसाब से तो वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो भी चुकी है मशीन, ठीक है ना। इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल बी यूजफुल फॉर 5 years. Okay. The supplier of the new machine has offered to accept the old machine for 2,50,000. ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। However, the market price of the old machine today is 1,50,000 and it is expected to be 35,000 after 5 years. अच्छा, अब इसमें एक बात समझना, बहुत अच्छी बात है, इसी बात को समझो वापस से। ये यूं बोल रहा है कि अगर हम हमारी एग्जिस्टिंग मशीन को जो सप्लायर जिसे हम न्यू मशीन खरीदेंगे उसको देंगे तो वो 2.5 लाख रुपए देगा। अगर आप उसको मार्केट में जाकर के बेच दोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर आप 5 साल बाद बेचोगे तो उसका स्क्रैप वैल्यू आपको 35,000 रुपए मिलेगा। तो भैया मेरे लिए जो 1.5 लाख रुपए मार्केट से मिलेंगे आज, वो तो इररिलेवेंट हो गया ना, क्योंकि अगर मेरे को नई मशीन खरीदनी है तो मैं 2.5 लाख रुपए में दे दूंगा इसको, और अगर मुझे एग्जिस्टिंग को ही रखना है तो वो 1.5 लाख की बात तो वैसे भी नहीं आई, तो 1.5 लाख वाली बात सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। वापस से पढ़ रहा हूं मैं उस पॉइंट को, एक बार रीड कर रहा हूं। आपको ये गिवन है, ये वाली बात है ना, ये वाली बात, द सप्लायर ऑफ द न्यू मशीन, यहां से पढ़ो है ना, क्या गिवन है देखो, द सप्लायर ऑफ द न्यू मशीन हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर 2.5 लाख। However, the market price of the old machine today is 1,50,000। तो अरे मार्केट प्राइस का मैं क्या करूंगा यार, 1.5 लाख होने दो ना, and it is expected to be 35,000 after 5 years। तो आई बिलीव आपको बात समझ में आ गई है ना। भाई 1.5 लाख मार्केट की प्राइस है, मगर सप्लायर जब 2.5 लाख दे रहा था तो 2.5 लाख में दूंगा ना उसको, इसलिए 1.5 लाख रुपीज इज इररिलेवेंट, कंफ्यूज करने वाली बात है वो। आगे बढ़ रहा हूं। द न्यू मशीन हैज अ लाइफ ऑफ 5 years एंड अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 2.5 लाख एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। Assume corporate income tax rate of 40%। जैसे ही टैक्स रेट आ जाएगा डेप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज, ओहो बढ़िया बढ़िया बात है, स्ट्रेट लाइन मेथड है फॉर इनकम टैक्स पर्पस। फर्दर अज्यूम दैट बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पस। जो बुक प्रॉफिट है वो ऑर्डिनरी इनकम की तरह ही है, वो मतलब कैपिटल गेन और लॉस की बात कर रहा है एक तरीके से। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 15%। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस्टिमेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिप्लेसमेंट डिसीजन। सेकेंड, एस्टिमेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन। और थर्ड, शुड कंपनी गो अहेड विद द रिप्लेसमेंट डिसीजन सजेस्ट। ओके, तो आई बिलीव अब इस क्वेश्चन में एनपीवी भी निकालना है, आईआरआर भी निकालना है, और सजेशन भी देना है कि हमें रिप्लेसमेंट करना है नहीं करना है। मगर इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंपल सा ये है कि उसने बोला है रिप्लेसमेंट डिसीजन का एनपीवी निकालो, रिप्लेसमेंट डिसीजन का आईआरआर निकालो। तो इस क्वेश्चन को है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, इसीलिए समझना जरूरी कि रिप्लेसमेंट डिसीजन का एनपीवी है, रिप्लेसमेंट डिसीजन का आईआरआर है। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन का निकालना है, तो वो कैसे करना है सर हमको, ये समझाओ आप। तो वही समझाने के लिए मैं बैठा हूं वही समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो, तो अब हम इस क्वेश्चन को वही वापस से पूरा रीड करते हैं और फिर समझते हैं और फिर हम इसका आंसर देखेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले नई मशीन हमको 60 लाख की मिलेगी, ठीक है साहब, और कंपनी का करंट प्रोडक्शन आएगा 80,000 यूनिट का और एक्सपेक्टेड 1 लाख हो जाएगा। ये तो इनफ्लो की बात है, अभी हम आउटफ्लो पे जा रहे हैं ना, पीवी ऑफ सीओ पर जा रहे हैं। तो पहले तो 60 लाख उसका आउटफ्लो जा रहा है, और ये सब तो कॉस्ट आ गई उन सबकी, इसको सबको छोड़ो। अब क्या बताया है
कि एग्जिस्टिंग मशीन, हाँ तो अब देखो एग्जिस्टिंग मशीन की कॉस्ट तो जीरो हो गई, पहली बात तो ये है, जो अभी 17 में भी समझाया था कि एग्जिस्टिंग मशीन की कोई कॉस्ट थोड़ी होती है, तो वो तो जीरो हो गई। अब दूसरी बात, जब नई मशीन खरीदेंगे तो एग्जिस्टिंग मशीन को हम ऑब्वियसली बात है रिप्लेसमेंट के लिए दोगे तो 2.5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब आपकी जेब से कैश आउटफ्लो तो 57,50,000 होना चाहिए। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखो, एक बात बताइए कि कैपिटल गेन टैक्स उसी की तरह ट्रीट होता है। हमें ये बोला है स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर इनकम टैक्स पर्पस, फर्दर अज्यूम दैट बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पस। तो बेटा इसमें एक बात समझो, अगर एग्जिस्टिंग मशीन की टैक्स पर्पस से बुक वैल्यू जीरो है, एग्जिस्टिंग मशीन की टैक्स पर्पस से बुक वैल्यू जीरो है, ये दे रखा है आपको, इट हैज बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। अब अगर मैं उसको बेच रहा हूं 2.5 लाख रुपए में, इफ आई एम सेलिंग दैट फॉर 250, तो 250 माइनस बुक वैल्यू जीरो विल गिव मी द कैपिटल गेन ऑफ 250। अब ये जो 250 का कैपिटल गेन हुआ, 250 का ही तो हुआ ना यार, उसको अगर मैं बेच रहा हूं तो कैपिटल गेन हुआ 250 का, पहली बात तो समझ में आई। अब वो 250 के कैपिटल गेन में से टैक्स 40% तो मेरा ऐसे भी चला जाएगा यार, तो 250 के कैपिटल गेन में से 40% का टैक्स माइनस करोगे तो 1.5 लाख रुपए आपके पास नेट सेलिंग प्राइस आएगी उसकी। तो इसका मतलब जब आप एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करोगे और 60 लाख की लाओगे, तो 60 लाख में से 2.5 लाख नहीं माइनस करना है, 60 लाख में से 1.5 लाख माइनस करना है। 1.5 लाख कैसे आया मैं वापस से समझा रहा हूं। 2.5 लाख की वो रिप्लेसमेंट वैल्यू दे रहा है जो आपको मिलेगी, मगर आपकी बुक वैल्यू टैक्स पर्पस के लिए जीरो हुई, तो आपको कैपिटल गेन हुआ 2.5 लाख का। उस 2.5 लाख का कैपिटल गेन पर 40% का तो टैक्स ही चला गया आपका, तो आपका नेट जो आपके पास सेलिंग प्राइस आया वो तो 1.5 लाख ही आया। तो इसका मतलब जब रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो 60 लाख माइनस 1.5 लाख जो हम बोलते हैं ना रिप्लेसमेंट वैल्यू, वो 1.5 लाख की माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल गेन का 1 लाख तो आपका और एक्स्ट्रा जाएगा ही सही ना, कैपिटल गेन का टैक्स 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चला जाएगा ना। इसलिए रिप्लेसमेंट करने पर आपको 1.5 लाख रुपए माइनस करने, तो 60 लाख माइनस 1.5 लाख मतलब 58,50,000 आ गया। ये हमारा कैपिटल कॉस्ट आ गई दोनों के लिए, एक की तो जीरो हो गई और दूसरे की हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, नाउ वी विल सी। तो सबसे पहले अब हम दो ही कॉलम वापस से बनाएंगे, एग्जिस्टिंग और न्यू। पूछा रिप्लेसमेंट का है, मैं समझाऊंगा ना रिप्लेसमेंट का कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सा है रिप्लेसमेंट का निकालना। रिप्लेसमेंट का निकालने में करना क्या है आपको, आप पहले इसका एनपीवी मतलब एग्जिस्टिंग का एनपीवी निकाल दो, रिप्लेसमेंट का एनपीवी निकाल दो, न्यू मशीन का एनपीवी निकाल दो, और फिर उस एनपीवी में से ये वाला एनपीवी माइनस कर दो तो रिप्लेसमेंट का आ गया। तो सर ये डिफरेंस क्यों दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है, अपन को मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जब आप सेल्स लोगे तो आई बिलीव सेल्स को तो 80,000 इंटू 200 ले लेना और उधर 1 लाख इंटू 200 ले लेना, ये सेल्स हो गई। अब इस सेल्स में से आप माइनस करते जाओगे मटेरियल 75,000 इंटू 80 और 63.75 इंटू 1 लाख। अब या तो ऐसा करो आप इन सबको साथ में ऐड कर देना, मटेरियल, वेजेस एंड सैलरीज, सुपरविजन, रिपेयर्स और मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, ये यहां तक दोनों को एक साथ ऐड करो और फिर 80,000 से मल्टीप्लाई करो, 1 लाख से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो डायरेक्टली। इसके बाद डेप्रिसिएशन को हमें लेना नहीं है, क्योंकि हम ये वाला पर यूनिट तो डेप्रिसिएशन लेंगे नहीं, हम तो स्ट्रेट लाइन बेसिस वाला लेंगे जो टैक्स पर्पस के लिए चलता है, तो इसलिए वो बात की बात है। तो और पावर एंड फ्यूल तक ले लिया, डेप्रिसिएशन लेना नहीं, और एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स भी नहीं लेना, क्योंकि दोस्त आप कॉस्टिंग पढ़कर आ चुके हो, एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स का मतलब है कोई फिक्स कॉस्ट इनकर हुई और उसको हमने सिर्फ यहां पर एलोकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैश में नहीं दिया है ये, क्योंकि एलोकेटेड वर्ड यूज हुआ है। अगर ये बोलता कैश फिक्स कॉस्ट तो मैं ले लेता, जैसे पिछली बार इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट बोला था या इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला था, कैश कॉस्ट बोला था तो मैंने लिया। बट जब भी क्वेश्चन में बोला एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो वो कभी भी हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होगा, उसको हमें कभी भी माइनस नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं और पर लग चुका है, एक्स्ट्रा में कैश नहीं जा रहा है अपने पास से। तो इसलिए हम इसमें डेप्रिसिएशन और एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड नहीं लेंगे, ये दोनों नहीं लोगे आप, सिर्फ यहां तक लोगे। 75 दिस है, तो 183 में से
183.25 में से 10.25 माइनस करके 173 लोगे सिर्फ आप, और यहां पर भी 165.50 में से 17.5 माइनस करके जो आएगा वो लोगे आप, और उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई, 80,000 से मल्टीप्लाई, तो सेल्स में से माइनस कर दिया, तो आपके पास NPBDT आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। फिर अब हम डिप्रिसिएशन की बात करेंगे, तो एग्जिस्टिंग मशीन में जब टैक्स पर्पस के लिए ही वो जीरो बुक वैल्यू है तो उसका डिप्रिसिएशन भी जीरो ही होगा, मगर न्यू मशीन में कॉस्ट लग रही है 60 लाख और आपको वो बाद में मिलेंगे उसके 2.5 लाख रुपए ना, आफ्टर 5 द न्यू मशीन लाइफ ऑफ एंड सैल्वेज वैल्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर, ये क्या है मार्केट प्राइस, ये तो ठीक है, एग्जिस्टिंग ये ऊपर दे रखा था क्या, 60 लाख कंपनीज प्रोडक्शन, ये तो ठीक है, ये क्या है अकाउंटिंग बुक वैल्यू इतना, वो 35,000 वाली बात के साथ ही तो था, हाँ ये रहा, सप्लायर्स न्यू मशीन ऑफर टू द ओल्ड इतना, और द मार्केट प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन इज 1,50,000 एक्सपेक्टेड टू 30 आफ्टर 5 years, द न्यू मशीन हैज अ लाइफ ऑफ 5 years एंड सैल्वेज ऑफ डिफरेंस, अरे यार ये था ना, 1 मिनट, इसमें एक लाइन मिसिंग है क्या ये, हाँ ये लाइन आपके वापस मिसिंग आ रही है इसमें, देखो द हाउएवर मैं बताता हूँ कहाँ से, आपके इधर का हाउएवर द मार्केट प्राइस इज एक्सपेक्टेड 35,000 आफ्टर 5 years, द न्यू मशीन हैज अ लाइफ ऑफ 5 years एंड अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ, हाँ ये आपकी एक लाइन पूरी मिसिंग है यहां से, सैल्वेज वैल्यू ऑफ से, प्लीज आप इसको करेक्ट करो, क्वेश्चन नंबर 16 में सैल्वेज वैल्यू ऑफ जो लिखा हुआ है उसके आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको मैं बता रहा हूं, सैल्वेज वैल्यू ऑफ लिखो 2,50,000 at the end of its economic life, salvage value of 2,50,000 at the end of its economic life, full stop. Assume corporate income tax rate of 40%, assume corporate income tax of 40% and depreciation, अब ये यहां से आपके पास है, and depreciation is charged on the straight line basis for income tax purpose, तो 2.5 लाख रुपए उसका स्क्रैप मिल ही रहा है, तो हम उसका डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, तो 60 लाख माइनस 2.5 लाख जो मैंने अभी आपको बताया डिवाइड बाय 5 करके उसका डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, ठीक है, वो एनपीबीटी जो एनपीबीडीटी आया था उसमें से वो डेप्रिसिएशन भी दोनों का लेस कर देंगे, अब हम जब डेप्रिसिएशन भी लेस करा तो वो आपके पास एनपीबीटी बन गया, टैक्स माइनस कर दो एनपीएटी बन गया, उसमें वापस से डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो तो सीआई बन गया, और वो सीआई को अब हम पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 साल का 15% के हिसाब से दोनों को, और साथ में जो स्क्रैप वैल्यू है इसका स्क्रैप हमें मिलेगा 5 साल बाद 35,000 रुपए और उसका मिलेगा 2.5 लाख रुपए, तो 35,000 रुपए इंटू पॉइंट जो भी लास्ट का पीवी वो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 5 साल बाद का उससे मल्टीप्लाई कर देना, वो भी पीवी ऑफ सीआई में ऐड हो जाएगा, और फिर एनपीवी निकाल देना दोनों का, फिर जो भी एनपीवी आया तो इंक्रीमेंटल एनपीवी क्या होगा, रिप्लेसमेंट वाले का एनपीवी माइनस एग्जिस्टिंग का एनपीवी, तो वो इंक्रीमेंटल एनपीवी आ गया, वही रिप्लेसमेंट डिसीजन का एनपीवी हो गया। चलो आंसर चेक करते हैं अब एक बार हम, इसमें सिर्फ वो कैपिटल गेन वाली बात ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको पहले समझाई थी ना वो वाली। चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इवैल्यूएशन ऑफ द मशीन। देखो फ्रेंड्स, पीवी ऑफ सीओ जब लिया तो एग्जिस्टिंग का तो डैश आ गया है ना, नेट ऑफ टैक्सेस एनपीवी ये तो डैश हो गया, मगर जब रिप्लेसमेंट न्यू करा तो 60 में देखो 1.5 लाख की माइनस करा। अब 1.5 लाख आया कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं, तो देखो 1.5 लाख कैसे आया कि सेलिंग प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन 2.5 लाख है, तो सेलिंग प्राइस 2.5 लाख है, उसमें से बुक वैल्यू एज पर दिस माइनस करा 0 तो आपके पास कैपिटल गेन आ गया, उसमें से टैक्स माइनस करा आपने 1 लाख रुपए का तो आपके पास नेट सेलिंग प्राइस आ गया। एक बार ये नेट सेलिंग प्राइस आया वो माइनस करा तो आपके पास ये पीवी ऑफ सीओ बन गया। तो ये हमने पीवी ऑफ सीओ निकाल दिया दोनों का।
अब हम इस पर आते हैं तो देखो सेल्स ले लिया उन्होंने 80,000 इंटू 200 और ये करके, फिर इन्होंने मटेरियल माइनस करा, फिर इन्होंने एक्सपेंसेस में सब माइनस कर दिया, वेजेस, सुपरविजन, रिपेयर्स और मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल। दो चीजें नहीं ली, डेप्रिसिएशन और एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड जो गिवन था। तो एनपीबीडीटी आ गया, फिर डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम इसका तो जीरो हो गया, और इसका निकालने के लिए 60 लाख माइनस 2.5 लाख डिवाइड बाय 5 करके ये निकाल दिया, माइनस कर दिया एनपीबीटी, टैक्स माइनस करा, एनपीएटी आया, डेप्रिसिएशन लेस करा तो एनुअल सीआई आ गया। एक बार यहां तक आ गए आप, अब आप आगे चलो। जो भी एनुअल सीआई आया इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ये देखो एनुअल सीआई को आपने मल्टीप्लाई कर दिया आपके पीवीएफ से, तो आपके पास पीवी ऑफ सीआई आया, इसमें आपने पीवी ऑफ सैलवेज ऐड कर दिया 35,000 इंटू दिस, और जो वो 2.5 लाख रुपए आपको मिलता है इंटू जो भी लास्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, टोटल ऑफ पीवी ऑफ सीआई, ये एनपीवी आ गया, इसका एनपीवी ये रहा और इसका एनपीवी ये रहा। तो इंक्रीमेंटल एनपीवी आपके पास ज्यादा है तो हमें रिप्लेसमेंट करना चाहिए यार, इंक्रीमेंटल एनपीवी तो ज्यादा आ रहा है, डिसीजन दे भी दिया। सिंस इंक्रीमेंटल एनपीवी इज पॉजिटिव द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड विद द न्यू मशीन। तो यहां तक तो सही हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर जब हमें करना है रिप्लेसमेंट डिसीजन का, तब अब हमें क्या करना है, तो देखो रिप्लेसमेंट डिसीजन का सीओ कितना, भाई आईआरआर पर होता क्या है, आईआरआर पर पीवी ऑफ सीओ इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ सीआई। अब अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन का, ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग को हटा करके न्यू लेना, तो वहां पर मैं बोल सकता हूं कि इंक्रीमेंटल सीओ देख लो और इंक्रीमेंटल सीआई देख लो। इंक्रीमेंटल सीआई पीवी ऑफ सीआई शुड बी इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ सीओ, दैट्स इट। तो हमारा अगर आप चेक करोगे आईआरआर इंक्रीमेंटल, भाई रिप्लेसमेंट डिसीजन पर ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट पे इंक्रीमेंटल वर्ड ऐड कर दिया बस मैंने, और नया ऐसा ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट रिप्लेसमेंट का मतलब एक न्यू मशीन नहीं है, रिप्लेसमेंट का मतलब एग्जिस्टिंग हटा करके न्यू मशीन है। कोई सोचे रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन पूछा है तो बस वो न्यू मशीन वाले का आईआरआर पूछ रहा, नहीं, न्यू थोड़ी वर्ड लिखा है, वर्ड लिखा है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग को हटाओ और नई को खरीदो, तो उन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो जब भी रिप्लेसमेंट डिसीजन का आईआरआर पूछेंगे तब हम इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ सीओ शुड बी इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ सीआई। तो इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ सीओ लिया तो हमारे पास दोनों का सीओ था ही सही ना, ये रहा आपके पास सीओ दोनों का, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ 58,50,000 इंक्रीमेंटल हो गया। अब इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ सीआई निकालना है, तो हमारे पास सीआई कितना आया था, तो एनुअल सीआई हमारे पास ये रहा 35,80,000 माइनस 12,96,000, ये तो एनुअल सीआई आया। तो इंक्रीमेंटल निकालना है तो दिस माइनस दिस कर दोगे, 35,80,000 माइनस 12,96,000 ये एनुअल सीआई, ये माइनस करा और इसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में जो सैल्वेज है उसको भी इंक्रीमेंटल लिया, तो 2.5 लाख में से 35,000 माइनस करके 2,15,000 को लास्ट वर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये आ जाएगा। देखो ये रहा, मैं दिखाता हूं, ये देखो इंक्रीमेंटल सीओ तो पहले ले लिया, फिर इंक्रीमेंटल सीआई के लिए क्या करा, ये रहा 22,84,000, वो जो डिफरेंस आ रहा था, ओ मैंने पीवीएफ से मल्टीप्लाई बोल दिया, पीवीएफ से मल्टीप्लाई नहीं, हमें तो आईआरआर निकालना है ना हमें तो आईआरआर निकालना है। तो आईआरआर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको 58,50,000 चाहिए, तो अब हम डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे साहब। अब आपके पास क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो 15% का तो पूरा गिवन था, इट्स डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, इसके बाद 25, 20 का भी गिवन है और 30 का भी गिवन है, 25 और 35 का भी है, तो एक बार पहले 20 से ले लो, फिर एक बार 30 से ले लो, और फिर दोनों का डिफरेंस लगा के वो इंटरपोलेशन से कर लो। कैसे करा देखो, इंक्रीमेंटल सीआई लिया है मैंने, मगर यहां पर दोनों का डिफरेंस, फिर मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर 25 से ले लिया, इसने 30 की जगह भी 20 की जगह भी इसने 25 से ले लिया पहले, तो 25 का डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया और इंक्रीमेंटल सीआई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल सीआई आ गया। ये मेरे को लाना कितना है, मेरे को लाना है ये 5850 तक, मगर अब लास्ट वाला जब लिया मैंने तो उसमें ये सैल्वेज भी ऐड कर दिया, देखो 2,15,000 ये सैल्वेज भी ऐड कर दिया, ये आपको भी ध्यान रखना है कि सैल्वेज भी ऐड करना है। और आई बिलीव ये इंक्रीमेंटल ये निकाला तो 25 पर आया नहीं उतना, तो 25 से और ज्यादा लिया तो 30 पर लिया, तो 30 पर भी 56 समथिंग आ गया, 56,20,582 आ जाएगा। आप भी करो तो आपका भी आ जाएगा। एक बार जब आप ये दोनों निकाल लोगे, मैं बताऊं कितना दिख रहा है वो, शायद 56 लाख समथिंग, 56,20,582 आएगा आपका भी, 56,20,582, 30% से करोगे जब, तो इसका मतलब 58-50 इन दोनों के बीच में ही है,
25 और 30 के बीच में, तो इंटरपोलेशन लगाएंगे, 25% तो लेंगे पहले, फिर 25% प्लस 62,12,817 में से माइनस 5850 न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइडेड बाय 62,12,817 माइनस 56,20,582। इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का आ रहा है। लिया ना 25 और 30 का डिफरेंस, तो वो ले लोगे आप, वो इंटरपोलेशन लगा दोगे तो आपका आईआरआर आ जाएगा रिप्लेसमेंट डिसीजन का। तो ये आ गया ना, देखो आईआरआर 28.06%। अब क्या बताया इसने, एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड हैज बीन इग्नोर्ड, ये तो मैंने भी आपको बता दिया, सिंस दे आर मियरली एलोकेशन नॉट स्पेसिफिक। और दूसरा 1,50,000 वर्थ ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन हैज बीन इग्नोर्ड बिकॉज द सप्लायर इज ऑफरिंग द अमाउंट हायर देन 1,50,000, दैट इज 2.5 लाख। ये दोनों नोट भी लिखवा दिए। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमें करना है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। मगर क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले वो है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। अब मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ये समझना है हमको, ठीक है। अब देखो, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मेन मतलब होता है, अभी हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, आईआरआर निकालते हैं। आईआरआर का मतलब मैंने आपको समझाया कि जहां पर पीवी ऑफ सीओ और पीवी ऑफ सीआई सेम हो, उस रेट को हम बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरह, जैसे आप डीएफ लेते हो ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हो आप, डीएफ क्या लेते हो आप, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लेते हो आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि हम कोई भी प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो भी पैसा हमें इन्वेस्ट करना है या जो हमें मिलेगा वो एटलीस्ट जितनी उस कैपिटल की मेरी कॉस्ट मेरे को देनी है, एटलीस्ट उतना तो रिटर्न दे। इसलिए मैं हर फ्यूचर फ्लो को, हर फ्यूचर कैश इनफ्लो को ये मान के चलता हूं कि अगर ये मेरे को आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना देता तो ये फ्यूचर में इतना है ना, तो आज कितना होगा। इसलिए मैं उसको फ्यूचर को प्रेजेंट वैल्यू में करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो यूज करता, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करता हूं एज ए डिस्काउंटिंग फैक्टर। भाई आज मेरे को कैपिटल रेज करने, 1 लाख रुपए कैपिटल लाने के मुझे 10% देने हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो अब मेरे को कोई बोल रहा है, एक प्लान, एक कोई प्रोजेक्ट लाया मेरे पास, और वो प्रोजेक्ट ला करके मेरे को बोल रहा है कि आप आज इसमें 1 लाख लगाओ, मैं आपको 1 साल बाद 25,000 रुपए दूंगा, 2 साल बाद 30,000 रुपए दूंगा, फिर उसके बाद 40,000 रुपए दूंगा, ऐसे मैं आपको देने वाला हूं। अब मैं वो 1 लाख तो इन्वेस्टर से लाया, इन्वेस्टर को मुझे 10% का रिटर्न देना है, तो अब मैं पहले क्या एनालिसिस करूंगा कि यार ये बंदा मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहा है और 1 साल बाद मुझे 25,000 देगा, 30,000, फिर 2 साल बाद 30,000 देगा और फिर 40,000 रुपए देगा। तो मैं इन 25,000, 40,000, 30,000 जो 1, 2, 3 साल बाद मिल रहे हैं, अगर मेरे को इसमें जो मेरे को इन्वेस्टर को 10% का रिटर्न देना है, अगर मैं इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर करके इसकी वैल्यू निकालू, प्रेजेंट वैल्यू, और उसको कंपेयर करूं 1 लाख से, तो 25, 30, 40 और एक 50 भी मान लो आप, इन चारों को जब मैं 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर से करके आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और वो 1 लाख रुपए से ज्यादा आएगी, तो मुझे क्या है, फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरे को इन्वेस्टर से 10% में मिला और मेरे को वो 10% देने के बाद पैसे बच जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके जो फ्यूचर फ्लोज है, कैश इनफ्लोज है, उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से, जो कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, 10% जो मुझे देना है, उससे डिस्काउंट करके देख लिया, तो मेरा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब एनपीवी आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब मेरे को ये प्रोजेक्ट में पैसे डाल देने चाहिए, क्योंकि मेरे को पैसे बचने वाले हैं। आप समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया है ये वाला पॉइंट? नहीं आया है ना तो वापस फोन करना मुझे प्लीज, नहीं आया है तो, और आ गया तो वेल एंड गुड है। एक और बार देखो, मैं ये बोल रहा हूं 1 लाख रुपए इन्वेस्टर से लाया, उसने बोला 10% देना। अब मैं गुंजन के पास गया, गुंजन ने मेरे से बोला कि सर आप मेरे पास 1 लाख रुपए लगाओ, मैं आपको 1 साल बाद 30,000 रुपए दूंगी, फिर दूसरे साल बाद 40,000 रुपए और तीसरे साल बाद 50,000 रुपए दूंगी, ये मैं आपको देने वाली हूं सर, आप मेरे पास 1 लाख रुपए आज लगाओ। तो अब मैं ये कैसे एनालिसिस करूं कि यार मेरे को उसका जितना रिटर्न मिल जाएगा क्या? तो मैंने क्या करा,
जो गुंजन 30,000 रुपए दे रही है वो 1 साल बाद दे रही है। तो मैंने सोचा कि अगर ये 10 आज मैं कितने पैसे लगाऊं कि ये 10% बनकर के 30,000 रुपए बन जाएंगे, तो मैंने पहले आज की वैल्यू निकाल दी। ये गुंजन मेरे को आज की टर्म्स में ये देगी, तो 30,000 को डिवाइड बाय 1.1 कर दिया मैंने। ऐसे ही 40,000 को डिवाइड बाय 1.1 की होल स्क्वायर की पावर 2 कर दिया, और फिर 50,000 को 1.1 का होल स्क्वायर की पावर 3 कर दी, क्योंकि वो 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद मिल रहा है। जब 10% से मैंने उसको ऐसे करा, डिस्काउंटिंग रेट में निकाल देता हूं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो निकाल के मल्टीप्लाई भी कर दिया, बात वही है जो मैंने पहले समझाई थी। तो उसको जब करा तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब वो प्रेजेंट वैल्यू मेरी 1 लाख से ज्यादा है, तो मुझे क्या पता पड़ा कि यार मैं मेरे इन्वेस्टर को 10% का रिटर्न दे भी पाऊंगा और मेरे पास एनपीवी कुछ बच रहा है, तो इसका मतलब मेरे लिए तो बढ़िया है। इसीलिए हम डिस्काउंटिंग फैक्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये होने के बाद अब मैं बोलना चाहता हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये बोलता है कि आप जो भी पैसा अर्न करते हो वो आप अगर बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना आईआरआर जो आ रहा है उतना ही रिटर्न मिल जाता है। बट इसीलिए दोस्त हम कभी भी डिस्काउंटिंग फैक्टर में आईआरआर नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है यार, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे बिजनेस में हर 1 रुपए जितना मेरा बिजनेस रिटर्न दे रहा है, हर 1 रुपया जो मैं अर्न करूंगा वो उतना ही रिटर्न दे देगा। अरे हर बिजनेस में क्या पैसे लगाते जाओ पूरा रिटर्न मिलता जाएगा, तो हर आदमी सैलरियां छोड़ करके, सैलरी परसेंट छोड़ करके बिजनेस ही करेगा ना यार, अगर इतना अच्छा रिटर्न होगा तो। बट ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है प्रैक्टिकली कि इतना परसेंट जो आईआरआर दे रहा है उतना परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट को हम आईआरआर का डीएफ यूज करके नहीं चेक करते हैं, क्योंकि अगर आईआरआर का डीएफ यूज करोगे तो रॉन्ग डीएफ हो गया, क्योंकि तो ज्यादा होता है। प्रोजेक्ट तो ज्यादा रिटर्न देगा जब भी तो प्रोजेक्ट को ले पाओगे। हर प्रोजेक्ट को आईआरआर से देखोगे इसका मतलब तो आप हर पैसे को अपने बिजनेस में लगा सकते हो, मगर ऐसे थोड़ी होता है यार। वी कैन नॉट यूज आईआरआर एज डीएफ। ये इसकी लिमिटेशन है कि वो अजम्पशन लेता है कि हर पैसे को आप उतना ही रिटर्न पर लगा सकते हो जो भी आपने अर्न करा। मतलब मेरे को 30,000 रुपए मिल रहा है, मेरा आईआरआर है 15%, इसका मतलब है मेरा बिजनेस 15% रिटर्न देता है। तो इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास जो भी पैसा आएगा ना, उसका हर रुपए आने के बाद चाहे मैं बैंक पर रखूं तो भी मेरे को 15% मिल रहा है। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, हर बार थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये आईआरआर की लिमिटेशन थी, इसीलिए हम आईआरआर को कभी यूज नहीं करते थे फॉर डिस्काउंटिंग पर्पस। तो उसका लिमिटेशन की वजह से मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड एज योर MIRR। अब MIRR क्या बोलता है साहब? अब MIRR ने इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करा और ये बताया कि आप जो भी पैसा लेकर के आते हो, आपके बिजनेस में जो आता है, इनफ्लो जो आता है, आप उसको ना बैंक के इंटरेस्ट रेट से या आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉर्मल रेट से इन्वेस्ट कर सकते हो और वो उतना रिटर्न दे देगा आपको। तो ये बात सही है साहब। क्यों? क्योंकि मेरे पास आज पैसा है और मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट करा, तो बैंक जितना मुझे रिटर्न दे रहा है 4%, 5%, 6%, तो उतने पर तो वो इन्वेस्टेड है, तो उतना रिटर्न तो मुझे मिल रहा है। तो ये वाली बात समझ में आती है। इसीलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जगह बाद में डेवलप हुआ मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में डिफरेंस ये है दोस्त कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलता है कि हर इन्वेस्टमेंट, हर रुपीज जो आपके फर्म में आ रहे हैं उनको आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर ही इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि बात गलत है। और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये बोलता है कि जो भी पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है आप उसको एक नॉर्मल रेट पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट पर, बैंक के इंटरेस्ट रेट पर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो प्रैक्टिकली सही बात है। तो दैट इज अ डिफरेंस इन नॉर्मल रेट ऑफ MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 6 थे, मगर अब इसको कैलकुलेट भी कैसे करते हैं, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जो भी कैश इनफ्लो आया वो हम री इन्वेस्ट मानते हैं, मगर किस रेट पर? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट पर। ठीक है, देखो मैं पहले पढ़ाता हूं फिर हम करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो लेट अस रीड दिस। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल और
कन्वेंशनल IRR assumes, ये क्या assumption लेता है, assumes that the inflows are reinvested at the rate equal to IRR, which is very high. Practically, to remove this assumption, we calculate MIRR, modified internal rate of return, which assumes that cash flows are reinvested not at IRR but at certain reinvestment rate, which is normally cost of capital. इन MIRR, अब MIRR कैलकुलेट कैसे होता है, तो MIRR में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ऑल कैश इनफ्लोज है, जैसे ईयर 1 पे मिला, ईयर 2 पे मिला, ईयर 3 पे मिला, ईयर 4 पे मिला, उसको हम लास्ट साल तक, जब तक का हमारा प्रोजेक्ट है तब तक हम उसको रीइन्वेस्ट मानते हैं। मगर वो रीइन्वेस्ट हम किस रेट पर मानते हैं, वो रीइन्वेस्ट हम हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर मानते हैं। और नॉर्मल IRR पर किस पर मानते हैं, नॉर्मल IRR पर वो इन्वेस्टमेंट जो आपको कैश इनफ्लो मिला उसको रीइन्वेस्टेड IRR पर मानते थे, जो कि रॉन्ग असम्पशन है, इसलिए मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया। ठीक है ना, तो अज्यूम दैट कैश फ्लोज आर रीइन्वेस्टेड नॉट एट IRR बट इतना, तो इन MIRR ऑल इनफ्लोज आर कन्वर्टेड इनटू वन सिंगल टर्मिनल इनफ्लो, लास्ट ईयर के लिए मैं समझाता हूं भी कैसे करते हैं, विच वी देन मल्टीप्लाई विद such discounting factors such that it is equals PV of CO and then PVF is IMRR, हाँ ठीक है, and then rate is MIRR। अब मैं समझाता हूँ क्या करना है। आपके पास क्वेश्चन में PV of C होगा, ठीक है, और अब आपके पास PV of CI भी आएगा, ठीक है, मगर अब हमें क्या करना है, हमको CI को री इन्वेस्ट करना है। हर बार कैश इनफ्लो जो ईयर एंड 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, आप इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें MIRR निकालने के लिए क्या करना है, हमें MIRR निकालने के लिए हर कैश इनफ्लोस को जो ईयर 1 पे मिल रहा है, ईयर 2 पे मिल रहा है, ईयर 3 पे मिल रहा है, ईयर 4 पे मिल रहा है, लास्ट ईयर पे मिल रहा है, उन सब इनफ्लोस को हमें री इन्वेस्ट करना है कितने रेट पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी होगी उस रेट पर। फिर वो सब हमारे फ्यूचर फ्लोज बनेंगे और वो फ्यूचर फ्लोज को ऐड करेंगे, फिर हम उसमें बोलेंगे कि भाई ये वैल्यू फ्यूचर में, फ्यूचर वैल्यू आ गई ना, वो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी PV ऑफ C होती है उसके किस रेट पर इक्वल आ रही है, वो MIRR बन गया। समझाता हूं। जैसे 10,000 का हमारा PV ऑफ CO आया, ठीक है, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, PV ऑफ C हो गया 10,000, वो अलग से रख दिया। अब मैंने आपको बोला कि आपको ईयर एंड 1 पर 4,000 रुपए, ईयर एंड 2 पर 3,000, ईयर एंड 3 पर 2,000, ईयर एंड 4 पर 1,000 और ईयर एंड 5 पर भी 5,000 मिलेंगे। तो ईयर एंड 1 पर 4, ईयर एंड 2 पर 3, ईयर एंड 3 पर 2, ईयर एंड 4 पर 1 और ईयर एंड 5 पर 5,000, ये आपको मिलने वाले हैं। अब आप MIRR निकालो साहब, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो PV ऑफ CO प्रेजेंट वैल्यू तो 10,000 ले ली हमने। अब हम जो कैश इनफ्लो थे ना 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 और 5,000, इनको हम पहले री इन्वेस्ट करके फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे लास्ट ईयर तक के लिए। अब जैसे ईयर एंड 1 पर 4,000 रुपए मिल रहे हैं, 10% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इसको मैं 4 साल तक री इन्वेस्ट करता रहूंगा, तो मेरा वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू 5वें साल में कितना हो जाएगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो 4,000 प्लस 10%, फिर जो भी आया वापस से प्लस 10% कैलकुलेटर पर, फिर जो भी आया फिर वापस से प्लस 10%, फिर जो भी आया फिर प्लस 10%, तो ये फ्यूचर वैल्यू आ गई मेरी 4,000 रुपए वाले की 4 साल के बाद की। ऐसे ही फिर 3,000 वाले को 3 साल तक के लिए निकालूंगा, तो 3,000 प्लस 10%, फिर वापस से प्लस 10%, फिर वापस से प्लस 10%, ये फ्यूचर वैल्यू आ गई। फिर ऐसे ही 2,000 के लिए 2 बार, 1,000 के लिए 1 बार और 5,000 के लिए 0 बार, क्योंकि 5,000 तो 5वें साल के एंड में मिलने वाला है, तो उसको थोड़ी री इन्वेस्ट करना है। तो ये सब फ्यूचर वैल्यूज निकाली, ये टोटल फ्यूचर वैल्यू आ गई, टोटल कर लिया इसका, तो ये टोटल फ्यूचर वैल्यू हो गई साहब। अब ये टोटल फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के कब इक्वल आ रही है, किस रेट से ये इक्वल आ रही है, 5 साल बाद की,
वो रेट आपकी MIRR कहलाएगी। समझ गए? अब ये हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे कि ये कैसे निकलती है फिर ये ऐसे। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो लेट अस सी और दिस क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ये रहा। देखो अब पढ़ो अच्छे से तो समझ में आएगा। An investment of 136 yields the following cash inflows: profit before depreciation but after tax. ठीक है, determine MIRR considering 8% as cost of capital. तो profit after tax and depreciation दे रखा है, तो ये profit before depreciation but after tax, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बता रखा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। हाँ सही है, क्वेश्चन सही है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग हो गया, एक मिनट, हाँ तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन एडेड है और ये आफ्टर टैक्स है, मतलब ये डायरेक्टली सीआई है अब आपका। ठीक है, अब आपको इसमें क्या बोला है, अरे सॉरी ये कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। हाँ तो अब इस क्वेश्चन में बोला है MIRR निकालो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% बताइए। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्त। अब इसमें क्या करना है, तो पहले तो पीवी ऑफ सीओ तो 136 ही आ गए। अब ये जो 30,000 है जो ईयर एंड 1 पे मिलेंगे, इसको मैं 4 साल तक री इन्वेस्ट करता रहूंगा 8% की रेट पर। तो 30,000 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% करके फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा। ऐसे ही 40,000 को प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% 3 साल के लिए निकालूंगा। फिर 60,000 को प्लस 8% प्लस 8%, फिर 30,000 को प्लस 8% और फिर 20,000 को कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो ये सारी वैल्यूज निकाली ना, 20,000 भी लेनी है क्योंकि प्लस नहीं करना, मगर 20,000 तो लेना है, तो फ्यूचर वैल्यू में ले लेना है। तो ये फ्यूचर वैल्यू का कॉलम आ गया एक, ये सब फ्यूचर वैल्यू को ऐड कर दिया। फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई ये पीवी ऑफ सीआई पीवी ऑफ सीओ के कौन सी रेट के 5 साल में इक्वल हो रहा है, क्योंकि 5 साल थे ना, बस ये वाली एक टर्मिनल होता है इसमें, मतलब ये एक वैल्यू जो निकाली ना अपन ने, भाई आईआरआर में तो अपन सारी वैल्यूज को लेते हैं हर साल, री इन्वेस्ट, इसको एक वैल्यू को देखना होता है बस। तो वो कैसे चेक कर रहे हैं, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखो एक ही क्वेश्चन है बस ये MIRR का। चलो सिर्फ ये समझने की बात है। देखो इसने क्या करा, पीवी ऑफ सीओ, फिर सीआई जो लिया इसको री इन्वेस्ट करा हमने 8% के लिए 4 साल, इसको 4 साल क्योंकि ये ईयर एंड 1 का है, फिर इसको 3 साल 2 साल 1 साल और उसको 0 साल। फिर हमने सीआई निकाला एट द एंड ऑफ ईयर 5, ये टर्मिनल कैश इनफ्लो निकाल दिया हम, टर्मिनल का मतलब लास्ट वाले ईयर का है। तो ये देखो ये सारे आ गए, इन सबको ऐड कर दिया तो ये बन गया, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल इनफ्लो, टर्मिनल मतलब लास्ट ईयर का। अब ये कैश इनफ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 5 इज दिस मच। अब इस वाले ये जो ये बना, अब मैं बोलूंगा कि किस रेट पर 136 किस रेट पर 5 साल बाद ये बनेगा, कितने पीवीएफ से मल्टीप्लाई करूं कि वो ये बन जाएगा। बस वही पीवीएफ का रेट इज माय MIRR। देखो अब कैसे निकाला मैंने ये, तो MIRR पर ये होता है ना, तो एट 9% पहले मैंने क्या करा कि ये जो 2,13,000 इतना है, इसको ही मैं डिस्काउंट करके ला रहा हूं। तो मैं इसको टर्मिनल माना ना, तो मैं 9% वाले का पहले डीएफ निकाल रहा हूं 5 साल के बाद का, क्योंकि भाई ये तो फ्यूचर का कैश फ्लो हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं ऐसे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, ऐसे परसेंट के डिस्काउंटिंग फैक्टर के 5th ईयर से, कि वो इक्वल टू 136 हो जाए। तो जब मैंने इसको 9% से करके देखा तो 0.65 आ रहा है लास्ट ईयर का 5 साल के बाद का, तो उससे मल्टीप्लाई करा इसको, तो मेरे पास ये आ गया 138,832। तो मुझे पता पड़ गया कि यार 138,832 से तो कम लाना है, तो इसका मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाना है। तो मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर 9 के बाद 10 का लिया। आप डायरेक्टली 10 का ले लेना तो आपको पता पड़ जाएगा। 10 का लिया तो ये जो भी मेरा पीवी ऑफ सीआई था, मतलब सॉरी सीआई था, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 5th ईयर ऑफ 10%, उससे मल्टीप्लाई करा 61 से, तो ये आ गया। तो अब जब आप 10% पर 132 ले आओगे, आपको 136 लाना था, बढ़ाना था, तो डीएफ को कम करना था, तो आप 8 के बाद मतलब 10 के बाद 9 से ही करोगे। जब आपने ये दोनों निकाल लिए
अब आप क्या होगा, तो 9% तो लाना ही लाना है, फिर इंटरपोलेशन लगाया तो 138 832 माइनस 136 यानी 2832 डिवाइडेड बाय 2832 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस इनटू 1, क्योंकि 1 का ही डिफरेंस है, तो आपका इंटरपोलेशन से 9.46 आपका MIRR आ गया। समझ गए? बट दैट्स इट, दैट इज हाउ यू हैव टू डू। तो इस तरीके से दोस्त मैंने आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, दैट इज योर कैपिटल बजटिंग। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज योर कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, विशाल के कहने पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर हमने आपका कंप्लीट करवा दिया। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।